2 दिन बाद शाम का वक्त दिग्विजय जी और आकाश जी के साथ अभय बैठा हुआ था और उनसे बातें करते हुए अपने आने वाले नए होटल वाले प्रोजेक्ट का लोकेशन एरिया की पिक्चर अपने टैब में दिखा रहा था। अभय के लिए तो उसके बड़े दिग्विजय जी और आकाश जी थे, इसीलिए वो उनसे ही अपने काम से रिलेटेड बातें करता था या सजेशन लेता है और साथ ही अपनी खुशी, अपनी तारीफ, तरक्की शेयर करता है। दिग्विजय जी और आकाश जी अभय की हर कामयाबी पे वैसे ही खुश होते हैं जैसे वो पहले रुद्र और अब अन्या पे होते हैं। अभय उसे लोकेशन के बारे में ब्रीफ कर रहा था कि दिग्विजय जी टैब साइड कर उसकी बात बीच में काट कहते हैं, ये नया लोकेशन तो बहुत अच्छा है, पर दिग्विजय जी के मुंह से पर शब्द सुन अभय उचकता हुआ कहता है, पर क्या दादाजी, आपको कोई गड़बड़ लग रही है इस प्रोजेक्ट में? दिग्विजय जी अभय के माथे पर चिंता की लकीरें खींचते देख हंसते हुए कहता है, प्रोजेक्ट में नहीं अभय, गड़बड़ तुम में है। ये सुन अभय आश्चर्य से दिग्विजय जी को देख जैसे खुद से कहता है, मुझ में? दिग्विजय जी अपनी जारी रखते हुए आगे कहते हैं, कब तक दूसरे के जोड़े के लिए ये नई नई बिल्डिंग बनवाओगे? अभय का वो न्यू होटल ब्रांड का प्रोजेक्ट वो स्पेशली न्यूली कपल के लिए था, कभी अपने लिए घर बसाने का तो सोचो। दिग्विजय जी का दोबारा शादी का राग सुन अभय कान पकड़ लेता है, क्योंकि वो सब जानता था वो इतनी आसानी से दादाजी के चंगुल से नहीं छूट सकता। दिग्विजय जी अभय के बदले एक्सप्रेशन देख आकाश जी से कहते हैं, देख रहे हो आकाश, ये मेरा पोता शादी के नाम पे कैसे मौन धारण कर बैठा है। मैं तो समझ नहीं पाता आखिर शादी करने में समस्या क्या है। दिग्विजय जी अपनी बात कुछ तेज में आ जाते हैं और अपनी छड़ी पर अपनी पकड़ कसते हुए उससे हल्का घुमाते हुए कहते हैं, कितनी लड़कियों के साथ इसे डेट पर भेजा, लेकिन रिजल्ट हर बार की तरह 0 बटा सुनाता। समझ नहीं आता मैं क्या करूं इसका। दिग्विजय जी को यूँ गुस्सा करते देख अभय कुछ कहने की कोशिश करता है, पर दिग्विजय जी उसे बोलने नहीं देते। ये देख आकाश जी उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें शांत करवाते हुए कहते हैं, डैड शांत हो जाइए, शादी कोई छोटी बात नहीं है जो बस कुछ मुलाकातों में बिना जाने पहचाने कर ले। अभय को वक्त दीजिए। दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन गुस्से में उसे घूर जैसे खोल दिए कहते हैं, वक्त? अब कितना वक्त दूँ? 30 साल पर तो हो चुका है, अब क्या ये रुद्र रांस के साथ साथ घोड़ी पर चढ़ेगा? ये सुन आकाश जी के साथ अभय भी मुंह बन जाता है। तभी दिग्विजय जी एक नज़र अभय को देख कुछ सोचते हुए कहते हैं, कहीं तुम्हारी शादी न करने की वजह वो तो नहीं? अभय उन्हें कंफ्यूज नज़रों से देखता है तो दिग्विजय जी आगे देख थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, अभय अगर तुम्हें वो दूसरे कैटेगरी में हो मैं तो नहीं आते ही, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं हो तो हम आज़ाद ख्यालों के हैं, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अभय उनकी बात सुन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, वो अजीब नज़रों से देख रहा था तो दिग्विजय जी अब उनसे नज़रें नहीं मिला रहे थे। वो दिग्विजय जी की कोई सवाल पूछ पाता है कि उसकी नज़र आकाश जी से मिलती है जो उसे कुछ इशारा करते हैं उन बातों के मतलब के तहत, जिसे समझ अभय जैसे हैरान रह जाता है। उसके दादाजी उसे गे समझ रहे थे, उसे लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्ट है। हो गौड़ दादाजी की सोच न तो अभय का जैसे दिमागी संतुलन ही बिगाड़ दिया हो। वो हैरान परेशान नज़रों से उन्हें देख कुछ कहने की कोशिश करता है कि दिग्विजय जी अपना मुंह फेर आकाश जी से कहते हैं, आकाश कह दो इससे, इसका दादा बूढ़ा ज़रूर है लेकिन पुराने ख्यालों में जीने वाले नहीं हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वैसे फैसले ले सकता है। ये सुन तो अभय अपना सिर जैसे पीट देता है, वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि दिग्विजय जी कुछ सुन नहीं रहे थे। वो दोबारा कोशिश करता है कि तभी रेहान काफ़ी थके हारते हुए कदमों से घर में अंदर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आकाश जी ये देख रेहान के पास आते हुए पूछते हैं, रेहान क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? रुको, पहले तुम यहाँ बैठो और ये पानी पियो। इतना बोल वो रेहान के हाथों में पानी का गिलास देते हैं। रेहान शांति से पानी के मुश्किल से 2-3 घूंट लिए अपना सिर झुकाए उस गिलास को देख रहा था। रेहान का ऐसा शांत बिहेव उसके नेचर से बिल्कुल अपोजिट था। वो कितना भी थका हो लेकिन उसका
हंसता मुस्कुराता मजाकिया अंदाज कभी नहीं बदलता, लेकिन आज कुछ अलग था, जिससे वहाँ बैठे दिग्विजय जी, आकाश जी और अभय तीनों ने नोटिस कर रहे थे। दिग्विजय जी अपनी जगह से खड़े होते हुए रेहान के पास बैठते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख फिक्र से पूछते हैं, रेहान क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? रेहान उस ग्लास को देख अपनी खाली निगाहों को सबकी ओर ढालते हुए एक मायूसी भरी छोटी मुस्कान में कहता है, दादाजी डेड, वे लास्ट आउट प्रोजेक्ट, पता नहीं क्यों कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुना आकाश जी उचकते हुए कहते हैं, क्या मतलब, साफ साफ बोलो। रेहान उनकी बात सुन ग्लास टेबल पर रख एक गहरी सांस ले कहता है, दादाजी डेड, अबे भाई आप सबने कुछ दिनों से भाभी के बिहेव में कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं। ये सुन तीनों एक पल सोचते हैं। अन्य इन बीती दिनों में पहली वाली अन्य लग ही नहीं रही थी। वो ऑफिस कम जाती थी और शायद उसका काम से भी ध्यान हट चुका था। थोड़ी थोड़ी खोई खोई थी, परेशान रहने लगी थी। सबके साथ वो अभी बैठा भी नहीं करती थी। घर में होने के बावजूद वो अभी सिर्फ अपने कमरे में ही रहती थी, जबकि अन्य ऐसी नहीं थी। वह फैमिली को अपनी सबसे पहली प्योरिटी मानती थी। उसके साथ वक्त बिताना, ये सब याद कर सब असमंजस में हाँ में सिर हिलाते हैं। तो रेहान ये देख अपने बालों को अपनी उंगलियों से जकड़ते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, को क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं भाभी को क्या हुआ है। आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, लेकिन भाभी ने उस प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट करना तो दूर, उन्होंने पार्टिसिपेट तक नहीं किया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारे राइवल को मिल गया। और उस प्रोजेक्ट की बुनियाद में काफ़ी सारे क्लाइंट हमसे सवाल कर रहे थे। कुछ ने अपना कॉन्ट्रैक्ट हमसे कैंसिल करने तक की बात कह दी है। हमें बहुत लॉस हो रहा है। पिछली प्रोजेक्ट भी हम हार गए, जिससे अब मार्केट में हमारा नाम खराब हो गया। सबसे बड़ी बात चिंता की यह है कि भाभी ऐसी नहीं थी, वो हर हाल में जीतने में जीती थी, लेकिन न जाने उन्हें क्या हो गया है। वो जितना तो दूर हो, मैदान में खड़ी भी नहीं रह रही हैं। ये सब काफ़ी अजीब है। ये सुन अभय की भी चिंता में कहता है, ये तो सच में काफ़ी अजीब बात है रेहान, भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो बीते 3 सालों में सिर्फ जीतने और आगे बढ़ने में ही जीती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? आकाश जी उनकी बातें सुन कहते हैं, मुझे लगता है इस मामले में अन्य से शायद बात करनी होगी। शायद वो किसी परेशानी में हो या कोई और बात हो। आकाश जी की बात सुन अभय और रेहान उसकी बात से सहमत हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। तीनों अन्य से बात करने का डिसाइड कर खड़े होते हैं और जाने को ही होते हैं कि उनके कानों में दिग्विजय जी की तेज आवाज़ गूंजती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सुन आकाश जी चिंता से उसकी तरफ देख कहते हैं, लेकिन डैड, अन्य से बात तो करनी ही होगी ना, आखिर क्या बात है उसके ऐसे पीछे हटने की वजह की? रेहान की भी आकाश जी का साथ दिए कहता है, हाँ दादाजी, बात तो आज मुझे भी भाभी से करनी है। उनके ऐसे फैसले का क्या असर कंपनी पे हो रहा है? उनकी बात सुन दिग्विजय जी, वो अभी शांत थे, वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी जगह से खड़े हुए रेहान को देख गुस्से में कहते हैं, रेहान, जब फिक्र करनी थी कंपनी की तब तो तुम अपने गम में डूबे थे, और आज अन्य पे सवाल उठा रहे हो। आखिर तुम सबको हो क्या गया है? तुम सब ये भूल रहे हो उस कंपनी, इस घर की मालकिन अन्य है। उसने उस वक्त पर ये दोनों जगह की जिम्मेदारी उठाई जब उससे खुद एक सहारे की ज़रूरत थी। अगर उसके फैसले से कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो याद रखना, वो हम सब पे एक आंच तक आने नहीं देगी, और तुम लोग उसकी आंच उठा रहे हो। अन्य किसी बात से परेशान है तो हम उसकी परेशानी से पे उसका साथ दो, न कि उस पर उल्टा सवाल करो। अगर अन्य पीछे हटी है तो उसकी ज़रूर उसकी वजह उस नुकसान से भी ज़्यादा कीमती होगी। ये बात याद रखना। मेरा पूरा विश्वास है अन्य पे, उसके हर कदम में कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। अगर कुछ जाना है तो वजह जानो, ना कि उस पर जाकर सीधा सवाल उठाओ।
दिग्विजय जी अपनी बात कहते हुए अपनी छड़ी उठा उन पे पॉइंट आउट करते हुए वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। दिग्विजय जी के जाने के बाद उन्हें भी रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। अन्या पे सवाल उठा रहे थे जिसका शायद उन्हें हक भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में अन्या अपनी आंखें बंद किए शांति से चेयर से सिर टिकाकर बैठी थी। तब उसका फ़ोन मोबाइल बजता है जिसकी आवाज़ से अन्या अपनी आंखें खोल देती हैं। अन्या की आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी, जैसे अब उसके जज्बात भी उसकी आंखों में सूख चुके थे। होठों पे ना मुस्कान थी, ना ही चेहरे में वो रौनक। उसे देख तो ऐसा लग रहा था कि वो बरसों से सुकून की नींद नहीं ली हो। अन्या जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर अपने कानों में लगाते हुए एक शांत लेकिन कड़क आवाज़ में पूछती है, खबर क्या है? उधर से आवाज़ आती है, मैम मैंने आपको डिटेल सारी मेल कर दी हैं, आप चेक कर लें। ये सुन अन्या अपना फ़ोन साइड में जल्दी से रख अपना लैपटॉप में मेल ऑन करती है। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फ़ोटो के साथ वीडियो थे। अन्या एक एक कर सारी डिटेल को अच्छे से चेक करती है। हर डिटेल में उसकी आंखें हैरानी से और माथे पे सिकन की रेखा आते जाते रहती हैं। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक डिटेल पे जा सी थम जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेदी मैंसन, राजवेंद्र बेदी की खुशियों तो जैसे अब ठिकाना ही नहीं था। वो इतने ज़्यादा खुश थे कि आज वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए खुशी खुशी में। उन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा चौहान कंपनी की हार, खासकर अन्या की हार की खुशी थी। वो खुशी से भर सिद्धार्थ को गले लगाए कहते हैं, सिद्ध बेटा तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। सिद्धार्थ उनकी बात सुन छोटी सी मुस्कान में कहता है, अंकल मैंने खुश नहीं किया, सारा कमाल आपकी बेटी का है, आप उसे शाबाशी दें। इतना बोल सिद्ध थोड़ा पीछे हट गया तो राजवेंद्र बेदी नित्या के सिर पर हाथ रख कहते हैं, हाँ हाँ मुझे अपनी बेटी पर तो शुरू से नाज है। मुझे पता है वो अपने पिता को कभी निराश नहीं कर सकती। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। नित्या अपने पिता के मुंह से अपनी तारीफ के बोल सुन खुशी खुशी उनके गले लग जाती थी। राजवेंद्र बेदी उसे गले तो लगा लेते हैं पर उनकी निगाहें अब भी सिद्धार्थ से हटी नहीं थी। वो सिद्धार्थ को देख मन ही मन कुटिल भरी मुस्कान लिए उसे देख रहे थे। उसकी जीत की तकदीर जो उन्हें सिद्ध की शक्ल में दिखाई दे रहा था। वहीं जहाँ बेदी परिवार बहुत था तो वहीं सिद्धार्थ के मन में उस खुशी में कोई नहीं लग रहा था। उसका मन कहीं ना कहीं उदास था, जैसे उसका दिल किसी के उदास होने पर उदास हो। हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पे टीना जो कि सुहाना की दोस्त थी, वो उसे अपने साथ खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। सुहाना उसे रोकते हुए कहती है, यार टीना मैं नहीं जा सकती, मैं प्रिंसेस से नज़रें नहीं मिला सकती, मैं पहली बार अपने वादे को पूरा करने में नाकामयाब हूँ। क्या कहूँगी उस छोटी सी बच्ची को जब से मिलूँगी। टीना उसकी बात सुनकर भी जैसे अनसुनी कर देती हैं। सुहाना ये बच्चों जैसी बातें और हरकतें करना बंद करो। तुझे ज़्यादा तो समझदार हमारी प्रिंसेस है, उसे उस खिलौने से ज़्यादा तो तुम्हारी परवाह है। कितनी बार बड़ी मम्मा से पूछ चुकी हैं तुम्हारे बारे में। अब तो हमारे बहाने भी ख़त्म हो चुके हैं, चल उसे मिल ले आखिरी बार ही सही। ये सुन सुहाना हैरान परेशान हुए उसके सामने आगे खड़े हो इसे रोक पूछती है, तुम्हारे क्या मतलब है? आखिरी बार से डॉक्टर ने तो कहा था कि प्रिंसेस ऑपरेशन ठीक हो जाएगी। तो फिर सुहाना की निगाहों में परेशानी और फिक्र देख टीना उसका हाथ कसकर अपने हाथों में थाम काफ़ी गंभीरता से कहती हैं, सुहाना देख मेरी बात सुन। डॉक्टर ने जो कहा था वो पिछले रिपोर्ट्स के बेसिस पे कहा था, लेकिन जो कल रिपोर्ट्स आए हैं उसमें सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने आज की ही डेट दी है ऑपरेशन की। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तू इतनी बिजी और परेशान थी कि बाकी सबके लिए ही बता नहीं पाई, सॉरी। टीना की बात सुन सुहाना के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। वो अपने सिर पर हाथ रख कुछ सोचने लगती है, फिर समय हुए स्वर में पूछती है, क्या प्रिंसेस को पता है
टीना सुहाना की आंखों में देख हिचकते हुए हाँ में सिर हिला देती है। ये जान तो सुहाना के और भी ज़्यादा होश उड़ जाते हैं। वो बेकुल अब हुई जल्दी से वार्ड की ओर भागती हैं और जनरल वार्ड में आते हुए सबसे आखिरी बेड के पास जाती हैं। वहाँ बेड पर एक छोटी 6 साल की बच्ची लेटी हुई थी। उसके हाथों में काफ़ी सारी सुई लगी थी। सुहाना को आता देख उस बच्ची की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी बाहें फैलाकर सुकुना से भर कहती है, सुहाना दी। सुहाना झट से उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाती हैं। सुहाना के आंसुओं का आभास होते ही वो बच्ची अपने क्यूट सी आवाज़ में पूछती है, सुहाना दी आप रो रही हैं? सुहाना उस बच्ची की आवाज़ सुन जल्दी से खुद को संभालते हुए उससे अलग खुद को संभालने कहती है, नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ प्रिंसेस। उस बच्ची का नाम प्रिंसेस था। वो बच्ची सुहाना की आंखों की देख अपने नन्हे हाथों को उसके गालों पर रख कहती है, सुहाना दी आप झूठ बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। आप क्या मुझसे गुस्सा हो? आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। ये सुन सुहाना जल्दी से मुस्कुराकर प्रिंसेस के माथे पर हाथ पैर कहती हैं, भला मैं अपने प्रिंसेस से कभी नाराज़ हो सकती हूँ? वो तो बस आपके दवाइयों के पैसे जमा करना था तो उसमें ही बिजी थी थोड़ी प्रिंसेस। सॉरी, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। सुहाना की बातें सुन प्रिंसेस थोड़ी उदास हुए कहती हैं, सॉरी आप क्यों बोल रही हैं सुहाना दी? सॉरी तो मैं हूँ, आपको मेरी वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बड़ी अम्मा को, टीना दीदी को, सबको कितनी परेशानी हो रही है। ये सुन सुहाना जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख उससे आगे बोलने से मना कर देती हैं और थोड़ा डांटने वाले लहजे में कहती हैं, प्रिंसेस आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप तो हमारे आश्रम की जान हो। आप की वजह से हम सब में किसी को परेशान नहीं हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम लोग साथ में मिलकर पार्टी करेंगे और आपका बर्थडे भी मनाएंगे जो लास्ट टाइम मिस रह गया था। यह सुन मिसेस प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती हैं और सुहाना उसे देख खुश हो जाती है। सुहाना की तो जैसे दुनिया थी। वो आश्रम के बच्चे सुहाना और टीना बचपन से अनाथ थे। सुहाना की दोस्ती टीना से अनाथ आश्रम में हुई थी। सुहाना ने जब से होश संभाला है तब से उस अनाथ आश्रम को ही अपना घर और वहाँ पर रहने वाले बच्चों को अपना परिवार। सुहाना अपनी दुनिया में बहुत मुश्किल के बाद की बेहतर खुशी थी, लेकिन एक दिन उससे उन्हीं के आश्रम में रहने वाले प्रिंसेस की हेल्थ कंडीशन का पता लगा और तब से उसकी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आने लगा। प्रिंसेस उस आश्रम की सबसे छोटी बच्ची थी और सबसे ज़्यादा लाडली सुहाना की, खासकर क्योंकि सुहाना ने उसे एक कचरे के ढेर से जो उठाया था। उस बच्ची को देख सुहाना को जैसे वो खुद में नज़र आ रही थी। उसके माँ बाप को भी वो नहीं चाहिए थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने शायद उससे उस तरह आश्रम के गेट के पास छोड़ दिया। सुहाना को अब इन सारी बातों की परवाह नहीं थी। वो जीती थी और जीना चाहती थी सिर्फ उस आश्रम और उसके बच्चों के लिए। उसकी पढ़ाई भी काफ़ी मुश्किल से कम ही पूरी हुई थी। उसके पास कोई अच्छी डिग्री भी नहीं कि वो अपनी और इस आश्रम में रहने वाले हालात सुधार सके। उसके पास तो प्रिंसेस के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक ट्रस्ट के हेयर से प्रिंसेस का आज ऑपरेशन होने वाला था। इस बात से अब बहुत निश्चित थे। सुहाना और प्रिंसेस आपस में बातें कर रहे थे। सुहाना ऑपरेशन वाली बात से डर मिटा देना चाहती थी, लेकिन जब उस बच्ची ही हिम्मत देखा तो आश्चर्य भी थी। उसके माथे पर कोई डर नहीं, ना कोई रेखा थी। वो बस ठीक होना चाहती थी। टीना और बड़ी अम्मा उन्हें यूँ देख मुस्कुरा रहे थे। तभी
डॉक्टर अपनी टीम को लिए वहाँ आते हैं, जिसे देख सुहाना उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, ऑपरेशन का वक्त हो गया डॉक्टर, पक्का वो ठीक तो हो जाएगी ना। सुहाना डॉक्टर की बात सुन कुछ टेंशन भरे भाव में कहते हैं, मिस सुहाना, ऑपरेशन बाद में तो ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर के माथे पर सिकन देख सुहाना परेशान स्वर में पूछती हैं, लेकिन क्या डॉक्टर, सब ठीक है ना। डॉक्टर एक गहरी सांस लिए शांत स्वर में कहता है, सॉरी मिस सुहाना, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये सुन सुहाना के साथ साथ टीना और बड़ी अम्मा भी शॉक हो गई। सुहाना आगे बढ़ परेशान होते हुए पूछती है, क्या मतलब है आपका नहीं हो सकती? आपने कहा था सब फाइनल था, तो ऑपरेशन करने में क्या दिक्कत है और क्या ही प्रॉब्लम आ रही है? सुहाना अपनी बात कहते हुए थोड़े पैनिक में आ जाती हैं, तो टीना उसे संभालती हुई थोड़े पीछे करती है। डॉक्टर उनकी और देख काफ़ी शांत स्वर में कहते हैं, लेकिन मिस सुहाना, ये ऑपरेशन हमारे हाथ में नहीं है। हॉस्पिटल में जिस ट्रस्ट के तहत इस ऑपरेशन को करने का फैसला किया था, वो ट्रस्ट अपने फंड कैंसिल कर चुका है, जिसके बाद हमें ये ऑपरेशन बिना किसी पैसों के नहीं कर सकते। अगर आप 10 लाख का इंतज़ाम कर भी ले तो शायद ऑपरेशन का डेट आपको 2-3 महीने बाद मिल ही जाएगा, वरना सॉरी। डॉक्टर की बात सुन सुहाना और बाकी ब्लैक सबके पाँव से ज़मीन खिसक जाती है। 10 साल तो वो को लोग खुद को भी बेचकर कभी किसी कीमत में जमा नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि वो लोग अपनी किस्मत के आगे कभी नहीं हार सकते, लेकिन पैसों और पैसों वालों के आगे ज़रूर हार गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कैसे हो गया। मिस प्रिंसेस भी ये सारी बातें सुन उदास से रह गई, जो देख सुहाना थोड़े गुस्से में आ जा गई। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सोच सुहाना वहाँ से निकल जाती है और अपना फ़ोन निकाल उस ट्रस्ट के बारे में पता करने लगती है, क्योंकि अब उसके पास वहाँ एक आखिरी उम्मीद थी। तभी उसकी नज़र एक ट्रस्ट के होल्डर के नाम पर लगा जाती है, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लेट्स दामिनी गोयल लिखा था, जिसकी मौत के बाद सबकी फैमिली भी ट्रस्ट की ओनर थी। थॉटमिन गोयल रिप्सैम्स होल्डर का नाम नहीं था, लेकिन इतने खबर थे कि ये गोयल फैमिली में से कोई हैं। सुहाना यही सारी बातें इंटरनेट पर सर्च करते हुए चल रही थी कि तभी उसकी नज़र उसी डॉक्टर पर जाती है जो कुछ देर पहले उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सुहाना ये देखकर उस डॉक्टर ने एक हाथ और एक बात करने का सोचती है। और उनकी तरफ बढ़ते हैं कि बस उससे पहले ही सामने देख उसके कदम रुक से जाते हैं। वो डॉक्टर किसी शख्स से अपना हाथ मिला रहा था, जिसे सुहाना पहचानती है। वो हैरान नज़रों से उसे सामने देख खुद में कहती हैं, ये यहाँ डॉक्टर से क्या बातें कर रहा है। सुहाना इतनी कदम धीरे धीरे से और आगे बढ़ती है और उसके कानों में कुछ शब्द पड़ते हैं। डॉक्टर उस शख्स के साथ मिलकर काफ़ी जेंटल हुए थे। एंड डोंट वरी थियर गोयल, जैसा आपने कहा था वैसे ही होगा। वो शख्स और कोई नहीं, अभय था। अभय उनकी बात सुन सीरियस अंदाज में कहता है, और हाँ याद रहे, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुन डॉक्टर अभय के आतुर होते हैं। अभय डॉक्टर से मिलकर वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं खड़ी कुछ दूरी पर सुहाना आधे अधूरे वो बातें सुन वहीं भूत सी बट गई थी और रुक जाती हैं, जिसके जहन में 2 शब्द चल रहे थे, पहले डॉक्टर के, दूसरे अभय के। वो अपने मन में दोहराते हुए कहते हैं, गोयल ये हैं वो जिसने मेरी प्रिंसेस के ऑपरेशन को कैंसिल किया है। ये सब सोचते ही सुहानी को काफ़ी गुस्सा
आ रहा था। वो अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, पहले वो डील, उसके बाद ये ऑपरेशन। इस मिस्टर अमीरजादे को मैं छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है अपने आप को? हर बार मेरी लाइफ की खुशियों को छीनने आ जाता है। इतना बोल सुहाना तेज कदमों से उस ओर जाने लगती हैं जहाँ अभी भी अबे निकला था। वहीं दूसरी तरफ सिद्ध का मन आज किसी भी कामों में लग नहीं रहा था। उसे खुद के अंदर बार बार जैसे कुछ खालीपन जैसा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो बिना किसी को बताए कार से लेकर निकल जाता है। सड़कों पे काफ़ी दूर यूं ही कार दौड़ाते हुए अचानक ही सिद्ध की नज़र एक बहुत बड़ी आइसक्रीम पर शॉप पर जाती है। न जाने क्यों सिद्ध बिना कुछ सोचे अपनी कार उस शॉप के बाहर रोक देता है और खुद अकेला ही उस शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ काउंटर पर आइसक्रीम के इतने सारे फ्लेवर को देख सिद्ध का तो दिमाग ही कंफ्यूज हो गया था। वो अपने मन में सोचता है, आइस के भी इतने फ्लेवर आ गए हैं और साथ ही अलग अलग टाइप के भी। मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? इतना बोलते हुए सिद्ध अपनी सांसें नज़रें में से एक मेनू को देख कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक नाम पे टिक गई और साथ ही उसकी आंखों में थोड़ी चमक सी आ गई। वो अपना ऑर्डर स्लैब पर करते हुए कहता है, आई डोंट मैन एंड जेरी बेल्जियम चॉकलेट आइसक्रीम लेयर ऑफ कम्बर एंड ब्रांडी। ये ऑर्डर सुन तो वो स्टाफ एक नज़र सिद्ध को देखता है, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए उसे 2 पलों में आइसक्रीम देते हुए कहता है, यू आर लक्की सर, हमारे पास ये लास्ट ही पीस था, एंजॉय। सिद्ध उनकी बात सुन बिलेव पर गुस्सा कर देता है और आइसक्रीम की ट्रे लिए वो साइड वाले चेयर पे जा बैठता है। सिद्ध के जाने के बाद शॉप का ओनर आता है और पूरा स्टाफ उस आइसक्रीम के बारे में पूछता है और उसके कहने से उस पर कोई बिक चुका है। ये सुन वो ओनर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, बिक गया है कैसे? तुमने वो ऑर्डर कैसे कैंसिल कर दिया? और हमारे स्पेशल क्लाइंट के लिए होता है और तुमने सेल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? वो क्लाइंट तो आता ही होगा। अगर उन्हें उनकी आइसक्रीम नहीं मिली तो तुम्हें पता है क्या होगा? ओनर उस स्टाफ को काफ़ी बुरी तरह से डांट रहा था। तभी दूसरा स्टाफ आते हुए उन्हें बताता है कि वो स्टाफ नया है और आज ही ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से उसे खबर नहीं थी। लेकिन इस बात को सुनकर भी उस ओनर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो क्लाइंट था उस ऑर्डर का, वो उसकी लिए उसके शॉप के लिए बहुत ख़ास था। वहीं सिद्ध उस आइसक्रीम को एक टैग देख रहा था। ये आइसक्रीम देखते ही उसे काफ़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसका उदास मन में जैसे खुद में सुकून पड़ने लगा था। सिद्ध ने कभी नहीं सोचा था कि एक आइसक्रीम उसे इतना सुकून दे सकता है। वो स्पून निकाल उस आइसक्रीम के एक बाइट लेते ही उसे खाना बचाना जाना पहचाना एहसास होता है। वो साथ ही उसके होठों पे जाती हैं और खुद ब खुद मुस्कुराहट छा जाती हैं। वो खुशी खुशी जैसे उस आइसक्रीम की सेकंड बाइट लेने के लिए बढ़ता है कि कोई उसके हाथ से वो आइसक्रीम ले लेता है। ये देख सिद्ध अवाक रह जाता है। वो अपने खुले हुए मुंह लिए अपनी कंफ्यूज नज़रों से जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और होठों पे एक बड़ी सी स्माइल। वो अपनी आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए कहता है, जूनियर चौहान तुम यहाँ? सामने और कोई नहीं, रुद्रांश था। रुद्रांश सिद्ध के सामने अपने नन्हे नन्हे हाथों को सीने के पास लोग कर अपने छोटे छोटे गालों को फुलाए अपनी छोटी छोटी आंखों से सिद्ध को घूर रहा था। रुद्रांश अपने अंदाज में गुस्सा और नाराज़गी लिए खड़ा था, पर उसका ये अंदाज उसके साथ ही काफ़ी प्यारा बना रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जिसे देख किसी के भी चेहरे पर खुशी के साथ दिल में उसे दुलार करने की इच्छा होने लगेगी।
सिद्ध के कहने पर भी रुद्रांश जो कुछ न कहते देख सिद्ध को समझ नहीं आता। वो अपनी चेयर से उठता हुआ रुद्रांश के सामने बैठ उसके फूले गालों को अपनी उंगलियों से पोंछकर उसका सारा एक्स्ट्रा हवा निकाल कहता है, क्या हुआ जूनियर चौहान, आपने अपने गालों को यूं गुब्बारा क्यों बना रखा था? ये सुन रुद्रांश तुरंत अपने सिर पर हाथ रख अपनी क्यूट आवाज़ में अपनी आंखों को मटक मटक कर कहता है, ओफो, आपको इतना भी नहीं पता मैं आपसे गुस्सा हूँ ना। रुद्रांश की हरकतें तो सिद्ध को प्यारी लग रही थी, उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक आश्चर्य हुए पूछता है, अच्छा लेकिन वो क्यों भला? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो हमारे जूनियर चौहान हमसे गुस्सा है? रुद्रांश उसकी बात सुन टेबल पर रखे आइसक्रीम की तरफ इशारा कर कहता है, आपने बिना परमिशन के मेरी आइसक्रीम खा रहे थे ना, आपको नहीं पता रुद्रांश की ये फेवरेट आइसक्रीम है ना। ये सुन सिद्ध एक नज़र आइसक्रीम को देख जान बने कहता है, अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता ये हमारे जूनियर चौहान की आइसक्रीम है, वरना इसे खाने की हिम्मत मैं क्या कोई नहीं कर सकता। रुद्रांश उसकी बातें सुन अपना होठों को क्यूट पाउट बना सिद्ध की तरफ देख बड़े मासूमे से कहता है, पर आप कर सकते क्योंकि आप रुद्रांश के डे रुद्रांश उस शब्द को कहते कहते वापस से रुक गया। रुद्रांश को यूँ रुकता देख सिद्ध उस कंफ्यूज निगाहों में देखता है तो रुद्रांश जस्ट अपनी बात करेक्ट कर मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि आप रुद्रांश के दोस्त हो ना। सिद्ध ये शब्द सुन क्यूसस हुए कहता है, दोस्त? रुद्रांश झट से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ दोस्त। आपने उस दिन मेरी हेल्प की थी ना छुपने में, और बड़े दादाजी कहते हैं दोस्त एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, तो आप हुए ना मेरे दोस्त। रुद्रांश की मासूम एक्सप्रेशन सुन सिद्ध मुस्कुरा देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, अच्छा तो अगर हम दोस्त हुए तो हम दोनों ये आइसक्रीम मिलकर खा सकते हैं ना, क्योंकि दोस्ती में तो शेयरिंग भी होता है। रुद्रांश ये सुन कुछ सोचता हुआ अपने सिर पर अपनी उंगलियों से टेप कर कहता है, फिर झटके से खुश होता हुआ हाँ में सिर हिला देता है। सीधे देख आइसक्रीम स्पून में लिए उसकी तरफ बढ़ा देता है और रुद्रांश को खिला देता है। रुद्रांश खुशी खुशी खा लेता है और सिद्ध को भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिला देता है। फिर दोनों मस्ती करते हुए उस आइसक्रीम को साथ में एंजॉय करते हैं। रुद्रांश तो सिद्ध के अक्स में अपने डैडी को समझ बहुत खुश हो रहा था। उसे सिद्ध के पास बहुत अच्छा फील होता है। उसकी गोद में बैठ उसकी बाहों में लिपट उसके सीने से लग रुद्रांश को बहुत सेफ और सिक्योर फील होता था, जैसे एक नन्हे से बच्चे की अपने पिता की बाहों में होता था। रुद्रांश तो काफ़ी खुश होता है, तो वहीं सिद्ध जिसका मन कुछ पल पहले खाली खाली सुना सुना लग रहा था, वो रुद्रांश के साथ वक्त बिता फिर से भर उठा था। उसके मन को बेहद सुकून मिल रहा था। वो दोनों अपनी आइसक्रीम फिनिश कर देते हैं। सिद्ध टिश्यू से रुद्रांश का मुंह साफ कर पूछता है, वैसे जूनियर चौहान आप यहाँ कैसे आए? आपके साथ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या आप अकेले हो? ये सुन रुद्रांश अपने होठों को आसपास में जोड़ बड़े क्यूट एक्सप्रेशन लिए सिद्ध की पीछे देखता है, जहाँ एक टेबल के पास सारा और रॉक्सी बैठे उन्हें देख रहे थे। सारा और रॉक्सी भी सिद्ध की शक्ल देख काफ़ी हैरान थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर साथ ही वो दोनों रुद्रांश को सिद्ध के साथ हंसते खेलते वक्त बिताते देख काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्हें देख कोई नहीं कह सकता वो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, ये या कोई रिश्ता ना हो, दोनों बाप बेटे लग रहे थे। रुद्रांश को चुप देख सिद्ध परेशान होता हुआ पूछता है, क्या हुआ? क्या आप दोबारा भागकर सबसे यहाँ आ गए हो, जिसकी खबर आपके मम्मी पापा को नहीं है? ये सुन रुद्रांश बड़े मासूम से शक्ल बना नीचे देख अपनी उंगलियों से खेलने लगता है। सिद्ध का मन तो रुद्रांश का चेहरा देख ही हर बार पिघल सा जाता था। उसका मन उससे काफ़ी डांटने को होता है कि नहीं। उसका ये मासूम सी शक्ल देख सिद्ध बड़े प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में लिए उसका फेस उठाकर कहता है, जूनियर चौहान ये गलत बात है, आपको इसे भाग दौड़कर इधर उधर नहीं आना जाना चाहिए ना। आपको अगर कुछ हो जाता तो देखो, अब आप खो गए ना, आपकी मम्मी पापा आपके लिए परेशान हो रहे होंगे ना। ये सुन रुद्रांश अपना मुंह बनाकर मन में कहता है, ओहो डैडी भी कितने बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं, मैं भला उनके पास होते हुए कैसे खो सकता हूँ, मैं तो डैडी के साथ हूँ।
रुद्रांश अपनी बातों को सोचता ही रहता है कि सिद्ध उसके लिए खड़ा होता है और अपने साथ ले जाते हुए कहता है, आप परेशान मत हो, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, अब ठीक है। ये सुन रुद्रांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो झट से एक बड़ी सी हाँ में सिर हिलाता है, जिसे देख सिद्ध उसके बालों को बिगाड़ते देख मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल जाता है। सारा और रॉक्सी भी उन्हें देख जल्दी से वहाँ से उनके पीछे निकल जाते हैं। सिद्ध रुद्रांश को अपने साथ ले अपनी कार में आ जाता है और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर रुद्रांश को बैठा उसका सीट बेल्ट लगाता हुआ ड्राइविंग सीट पर खुद भी आ बैठ जाता है। सिद्ध कार स्टार्ट करने से पहले कुछ सोच रुद्रांश की ओर देख पूछता है, वैसे जूनियर चौहान, आपने तो अपना एड्रेस बताया ही नहीं, मैं आपको कहाँ छोड़ूं? क्या उस होटल में जहां हम पहली बार मिले थे, या फिर? ये बोल सिद्ध कुछ सोचने लगा कि वो क्या कर रहा है। इतने छोटे से बच्चे को अपने घर का एड्रेस थोड़ी पता होगा। वो यही सोचता है कि रुद्रांश अपनी छोटी छोटी आँखों को और भी छोटी कर मुंह बनाकर खुद में सोचता है, ये डैडी सच में बुद्धू हैं या मुझे बुद्धू बना रहे हैं? इन्हें हमारा घर का एड्रेस नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? जबकि हमारा एड्रेस तो फ़ोन वाली स्वीट आंटी रुद्रांश टॉक अबाउट गूगल असिस्टेंट को भी पता है। सिद्ध थोड़ी उम्मीद से रुद्रांश की ओर जवाब के लिए देखता है कि शायद वो कोई हिंट दे दे। रुद्रांश ये देख जल्दी से अपना सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, जो उससे हो नहीं रहा था। ये देख सिद्ध उसकी मदद करते हुए कहता है, क्या हुआ जूनियर चौहान, आप कहाँ जा रहे हो? सिद्ध अपनी बात पूछता कि रुद्रांश जल्दी से सिद्ध के आगे हुए सिद्ध के कार की जीपीएस ऑन करता है और वहाँ चौहान मैंसन के लोकेशन बोल कर सेट करता है। ये देख तो सिद्ध हैरान रह जाता है। 3 साल के छोटे से बच्चे से इतना दिमाग की उसने उम्मीद कभी नहीं की थी। अब बेचारे को क्या पता, आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के गुरु जो ठहरे, वो बड़ों से भी ज़्यादा इस चीज़ के जानकार होते हैं। रुद्रांश लोकेशन सेट कर वापस आराम से सीट पर बैठे बड़े प्राउड लुक में कहता है, ये है मेरा घर, अब चलें? ये देख सिद्ध थोड़ी हैरत में अपना सिर हिलाकर उसे सीट बेल्ट को दोबारा बंद कर अपनी कार उस रास्ते की ओर भगा देता है। सिद्ध जीपीएस पे रास्ता देखते हुए प्राउड स्माइल में कहता है, वाओ जूनियर चौहान, आप तो बड़े स्मार्ट हो। मुझे अब तक इस कार के फीचर्स अब तक समझ में नहीं आए, जितने जल्दी आप समझ गए। रुद्रांश ये सुन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत इजी है, मेरे डूडू चाचू के पास सेम कार है ना। मैं और चाचू चीची माँ से चुप कर आइसक्रीम खाने इसी कार से जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, फिर हमें डांट भी पड़ती है चीची माँ से। सिद्ध रुद्रांश की बात सुन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा आप तो बहुत शैतान हो, बहुत मस्ती करते हो। आपकी फैमिली अब आपके लिए कभी परेशान हो रही होंगी। आपकी मम्मा वो कितना परेशान हो रही होंगी आपके से खो जाने से। आप मुझसे प्रॉमिस करो, आइंदा से ऐसा नहीं करोगे, ऐसे कहीं भाग दौड़ नहीं करोगे। रुद्रांश सिद्ध की बात सुन एक पल सोचने की एक्टिंग करता है और झट से मान जाता है और हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, प्रॉमिस अंकल, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सिद्ध रुद्रांश की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख कहता है, फिर सोचता हुआ कहता है, वैसे जूनियर चौहान, अब तो हम दोस्त हो गए ना? रुद्रांश हाँ में सिर हिलाता है तो सिद्ध आगे कहता है, तो ये अंकल बहुत अनजान सा लगता है। दोस्तों के तो निकनेम होते हैं ना, जो वो दोनों एक दूसरे को बुला सके। जैसे मैं आपको जूनियर चौहान बुलाता हूँ, वैसे ही आप भी मुझे कोई निकनेम से बुला सकते हो। तो बताओ कौन से नेम से बुलाओगे? सिद्ध की बात सुन रुद्रांश भी हामी भर सोचने लगता है। सिद्ध ने ये बात जानबूझकर छेड़ी थी, न जाने क्यों, पर उसे रुद्रांश के मुंह से अंकल शब्द कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि रुद्रांश उसे वो शब्द से बुलाए जो उसका अपना हो। कुछ ही वक्त में उसका एक अनजान सा रिश्ता जो जुड़ गया था रुद्रांश से। रुद्रांश अपने बड़ी गहरी सोच की डूब चुका था, जिसे देख सिद्ध की क्यूरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। रुद्रांश सोचता हुआ कहता है, मैं आपको क्या बुलाऊं? हाँ समझ गया, मैं आपको आज से RBFD बोलूँगा। RBFD, ये सुन सिद्ध कंफ्यूज निगाहों से कहता है, ये RBFD क्या होता है? रुद्रांश एक्साइटेड लिए कहता है, RBFD मिस रुद्रांश बिग फ्रेंड।
ये सुन सिद्ध अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, और डी का मतलब? ये सुन रुद्रांश बड़े धीमी आवाज़ में खुद से कहता है, डी मीन्स डैडी, रुद्रांश डैडी। सिद्ध रुद्रांश की ये बात सुन नहीं पाता क्योंकि हॉर्न की आवाज़ हो जाती है। रुद्रांश भी जल्दी से बात बदल कहता है, डी मीन्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट है, RBFD। सिद्ध अपना यह नया नाम सुन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सुकून में था कि ये अंकल से तो बेटर है। बातों ही बातों में सिद्ध को सफ़र पता ही नहीं चला। सामने चौहान मैंसन का गेट रुद्रांश खुश होता हुआ कहता है, RBFD हमारा घर। सिद्ध उस घर के दरवाजे के पास आता है तो उसकी कार बड़े बड़े अक्षरों में चौहान मैंसन के बड़े से बोर्ड पे जाती है। उस बोर्ड को देख वापस से उसके अंदर एक हलचल सी मचने लगती है। वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही गार्ड सिद्ध की कार को अंदर जाने से रोक देता है। ये देख रुद्रांश बड़े फुर्ती से विंडो से झांक अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहता है, हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मैं हूँ रुद्रांश, रुद्र राय चौहान, दरवाज़ा खोलो। रुद्रांश को कार में देख सारे गार्ड सदके में आ जाते हैं। वो जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए दरवाज़ा खोल देते हैं। रुद्रांश सिद्ध को कार अंदर लेने को कहता है। रुद्रांश की हरकतें देख एक पल सिद्ध को हैरान करती थी। वो अलग पल मुस्कुराने में मजबूर सिद्ध कार घर के अंदर आगे रोक दरवाजे से बाहर आता है और उस घर को नज़र देख खुद से कहता है, ये है चौहान मैंसन। सिद्ध आगे कुछ महसूस कर पाता है कि रुद्रांश खुद की कार से निकल जल्दी से सिद्ध का हाथ पकड़ उसे अंदर अपने साथ खींचते हुए कहता है, RBFD अंदर चलो, रुद्रांश आज आपको अपने बड़े दादू से मिलवाएगा। ये बोलते हुए रुद्रांश सिद्ध को लिए घर के अंदर पहुंच जाता है। सामने हॉल में ही दिग्विजय जी अपना पेपर पढ़ रहे थे। रुद्रांश वहां उन्हें देख भागते हुए उनके पास आता हुआ कहता है, बड़े दादू, बड़े दादू। रुद्रांश की आवाज़ सुन दिग्विजय जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल खिल गई। वो अपना पेपर साइड कर देखते हैं तो रुद्रांश उनके सामने खड़ा था। वो रुद्रांश को लाड करते हुए बड़े प्यार से पूछते हैं, आ गया मेरा छोटा शैतान, आइसक्रीम खाया? रुद्रांश झट से अपना सिर एक बड़ी सी हाँ में हिलाता है तो दिग्विजय जी हंसते हुए पूछते हैं, मेरा सिर अपने बड़े दादू के लिए क्या लाया? ये सुन रुद्रांश सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बड़े दादू आपको तो आइसक्रीम स्वीट सब खाने के लिए मम्मा ने मना किया है ना, तो मैं कैसे लाता आपके लिए? मम्मा को पता चलेगा तो आपके हिस्से की डांट भी मुझे सुननी पड़ेगी। रुद्रांश के एक्सप्रेशन इस वक्त बड़ों वाले थे जो उसे अभी और भी क्यूट बना रहे थे। दिग्विजय जी उसकी मीठी मीठी बातें सुन हंसने लगे। वो उसके गालों को पींचकर हंसते हुए कहते हैं, हमारा शेर अपनी मम्मा से डरता है? ये सुन रुद्रांश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, बड़े दादू आपकी तो डरते हो, इसीलिए तो मम्मा से छुपकर उस दिन स्वीट खा रहे थे और पकड़े जाने पर इल्ज़ाम मुन्ना पे लगा दिया था, मुझे सब पता है। ये सुन दिग्विजय जी उससे ताकते रह जाते हैं। रुद्रांश फिर अपना हाथ पकड़ कहता है, बड़े दादू देखो ना मैं किसे लाया हूँ अपने साथ। इतना बोल रुद्रांश दिग्विजय जी का ध्यान सिद्ध पर ले जा पाता कि उससे पहले ही वहाँ चाय की ट्रे गिरने की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। वहाँ किचन से दिग्विजय जी की फरमाइश पे अपने हाथ चाय बनाकर लिए आ रहे थे कि आकाश जी के हाथों से कप और ट्रे साथ ही छूट नीचे गिर गया। उनकी निगाहें सामने खड़े सिद्ध से जा मिली तो जैसे आकाश जी की सांसें थम गई हो। वो सामने देख जितना हैरान थे उतना ही सदमे में थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, जिसके न होने की उम्मीद भी नहीं थी। आज उससे सामने देख आकाश जी जैसे उस लम्हे में थम से चुके थे। जज्बातों का बवंडर उसके दिल में था, वो शब्दों में बयां होना मुश्किल लग रहा था। उसके होठों में तो उस शब्द, उस नाम तक, उस पहचान को लेने से भी डर रहा था। अगर यह सपना हुआ तो आकाश जी नज़रों में ऐसी भावना देख दिग्विजय जी भी असमंजस में सामने देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। उन्हें भी अपनी बूढ़ी आंखों में जैसे यकीन कर पाना भी मुश्किल सा हो रहा था। वो अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ खड़े होते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते हैं उनकी छड़ी ने उनका साथ छोड़ दिया। उसके कदमों ने भी कुछ ऐसा ही मुख मोड़ा कि वो लड़खड़ा गए, जिससे वक्त रहते ही सिद्ध ने संभाल लिया। सिद्ध का सवाल न था कि दिग्विजय जी के सब्र का बांध टूट गया।
वो फपक फपक कर सिद्ध के सीने से लग अपनी लड़खड़ाती जुबान से कह पड़ते हैं, मेरा रुद्र तुम वापस आ गए, मेरा पोता वापस आ गया, मेरा सहारा, मेरा पोता जिंदा है, मेरा रुद्र। दिग्विजय जी अपने जज्बातों को आज जैसे काबू नहीं रख पाए। और क्या होगा आकाश जी का एक्सप्रेशन, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।